इशरजहां एनकाउंटर केस में 4 जुलाई को चार्जशीट दाखिल करेगी सीबीआई। जांच अफसर को सिक्योरिटी फराहम करने का वजारत दाखिला से मुतालबा। श्रीनगर के पुलवामा में मिलिटेंटों और सलामती दस्तों के दरमियान मुठभेड़ जारी, एक सलामती एहलकार की मौत, 2 जख्मी। आज मुल्क के पहले नेविगेशन सैटेलाइट को दागा जाएगा। श्रीहरिकोटा में तैयारियां मुकम्मल। और ट्राई सीरीज में सनसनीखेज मुकाबला, वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को हराया 1 विकेट से। नाज़रीन आदाब, ईटीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सुर्खियों के बाद तफसीलात। इशरजहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई 4 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट में प्रिलिमिनरी चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि जांच एजेंसी मुकर्ररा वक्त में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस केस में एक जांच अफसर को मिल रही धमकियों के पस मंजर में जांच एजेंसी ने मरकजी वजारत दाखिला और महाराष्ट्र हुकूमत से मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। इशरजहां फर्जी इनकाउंटर केस की जांच कर रहे सीबीआई अफसरान की जान को खतरा लाहिक हो गया है। चंद रोज पहले जांच अफसर संदीप कमगाड़े को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी के पेश नजर संदीप कमगाड़े ने सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत और वजारत दाखिला को एक खत लिखा गया है, जिसमें सीबीआई हुक्काम को आला सतह की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है और इस पर मुस्बत रद्दमल भी मिला है। सीबीआई डायरेक्टर के मुताबिक इशरजहां फर्जी इनकाउंटर मामले में 4 जुलाई को प्रिलिमिनरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को और गृह मंत्रालय को लिखा है कि हमारे अफसरों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हम लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट को अश्योरेंस दिया है कि 4 जुलाई तक चार्जशीट फाइल करेंगे और हम लोग अपना टाइम लिमिट मेंटेन करेंगे। गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर सीबीआई डायरेक्टर ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। इशरजहां फर्जी इनकाउंटर मामले में आईबी और सीबीआई के दरमियान भी टकराव की सूरत हाल है। ताहम नए सेक्रेटरी दाखिला अनिल गोस्वामी ने कहा है कि वो ये देखेंगे कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में मुनासिब सबूत मौजूद हैं या नहीं। सीबीआई के पास क्या कागजात हैं, क्या एविडेंस है, वो कागज देखने के बाद ही मैं देख सकूंगा। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भी जो इत्तला है वो अखबारों से ही है, और अखबारों में आप लोग मेहनत तो बड़ी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर सारे के सारे फैक्ट्स आ सकें। तो पहले मैं सारी फाइल्स देखना चाहूंगा, उसके बाद ही कोई कमेंट करूंगा। इशरत फर्जी इनकाउंटर के सिलसिले में सीबीआई राजेंद्र कुमार से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राजेंद्र कुमार इन अफसरों में शामिल थे जिन्होंने इनकाउंटर से कबल गुजरात पुलिस की हिरासत में इशरत से पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के तराल के मिंडोरा गांव में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई। मिंडोरा के रिहायशी इलाके में 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया गया। मिलिटेंटों के खिलाफ मिंडोरा में जारी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। इस कार्रवाई में एक सलामती एहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर खत्म हो गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जानिब से सुम्बुल में 2 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ दी गई बंद की कॉल के पेश नज़र आज श्रीनगर में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सिर्फ निजी गाड़ियां ही सड़कों पर दिखाई दी। कश्मीर वादी के ज्यादा मकामात पर हड़ताल का असर देखा जा रहा है। फौज ने दोनों नौजवानों की हलाकत के वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने भी वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए एक कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फौज के आला अहदेदारों ने वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वाक़े के खिलाफ शुमाली कश्मीर में कल इतवार के रोज़ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए।
आम आदमी पार्टी के कारकुन और आइंदा असेंबली चुनाव की उम्मीदवार सीमापुरी संतोष कोहली एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गई हैं। सीमापुरी दिल्ली के एक अस्पताल में जेरे इलाज हैं। ऑपरेशन के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाजियाबाद के कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ने सीमापुरी संतोष कोहली की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सीमापुरी को जान से मारने के लिए जानबूझकर टक्कर मारी गई। वहीं पार्टी कारकुन कुमार विश्वास ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस एमएलए वीर सिंह धिंजान के हामियों की जानिब से सीमापुरी को धमकियां मिल रही थीं। पुलिस ने किसी भी इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। बाइक में आग लगी हुई थी वो। हाँ हाँ मौके पे तो एक्चुअली हम लोग उन्हीं को जब सूचना आई तब हम लोग आए हैं जान। उन्होंने मुझे कहा था, ये मुझे भी कहा था, अंकित और तमाम साथियों को कहा, अपने चुनाव प्रभारी इंद्र विक्रम को भी उन्होंने कहा था कि मुझे थ्रेट्स हैं, मुझ पर हमला हो सकता है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी लीडर अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज मैदान में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों ने ताकत का मुजाहरा करते हुए तेलंगाना के हक़ में पहली बार एक बड़ी रैली मुनक़िद की। तेलंगाना के कांग्रेसी लीडरों ने पार्टी लीडरशिप से अलग तेलंगाना के बारे में जल्द फैसला करने का मुतालबा किया। निज़ाम कॉलेज मैदान खचाखच भरा हुआ था। रैली में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद मौजूद थे। स्टेज में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला तकरीबन हर कांग्रेसी लीडर नज़र आ रहा था। रैली में कांग्रेस के आला लीडरशिप से मुतालबा किया गया कि मज़ीद ताख़ीर किए बगैर इलाके तेलंगाना को अलग रियासत का दर्जा देने का फैसला करे। लीडरों ने जोर देकर कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही अलग तेलंगाना बना सकती है। आज निज़ाम कॉलेज ग्राउंड के अंदर लाखों का मजबा आकर ये बता दिया कि आज भी हमको हमारी कायद सोनिया गांधी पे हमको पूरा मुकम्मल विश्वास और भरोसा है कि तेलंगाना कांग्रेस से ही हासिल हो सकता है। ये उसका सबूत है कि आज तमाम मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई और छोटे छोटे गांव से कांग्रेस का कार्यकर्ता ने बाहर उमड़ के आया और ये बताने के लिए हम सब भरोसा है कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तेलंगाना वाले को पूरा भरोसा है कि सोनिया जी एक दिन ना एक दिन हमारे को तेलंगाना जरूर देंगे। हमारे माता जी पे भरोसा है। लाखों लोग तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आज आके सोनिया गांधी लीडरशिप के ऊपर, राहुल गांधी लीडरशिप के ऊपर और एक बार विश्वास प्रकटिस्तू ఈ రోజు మన తెలంగాణ सब चाहिए बोल के आवाज हमारा दिल्ली तक पहुंचना बोल के मीटिंग लगाए। रैली में जय तेलंगाना, जय कांग्रेस का नारा भी उछाला गया। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इस रैली का मकसद तेलंगाना की तश्कील का सेहरा कांग्रेस पार्टी के सर बांधने की कोशिश था ताकि टीआरएस इसका सियासी फायदा हासिल न कर सके। चंद रोज कबल में पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले लीडरों ने दावा किया कि पार्टी जल्द ही अलग तेलंगाना का तोहफा देने वाली है। तेलंगाना के बारे में फैसला नहीं लिए जाने से नाराज कांग्रेस के 2 अरकान पार्लियामेंट और सीनियर लीडर के केशवराव पार्टी छोड़कर एक माह पहले टीआरएस का दामन थाम चुके हैं। इलाके के कांग्रेसी लीडरों ने मुत्तहिद होकर तेलंगाना के सिलसिले में अपने जज्बात से पार्टी लीडरशिप को वाकिफ करने के लिए इस रैली का एहतमाम किया था। ईटीवी न्यूज़, हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरी पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरी पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
मंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब खबर उत्तराखंड में राहत और इमदादी कामों से जुड़ी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कल भी कुछ अफराद को निकाला गया, जबकि वहां 900 अफराद अब भी फंसे हुए हैं। मुतासरीन को ग़िज़ाई और तिबी इमदाद पहुंचाई जा रही है। इस बीच केदारनाथ और रामबाड़ा में मलबे में दबी लाशों को निकालने और उनकी आखिरी रसूम अदा करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरों पर मुश्तमिल 200 रुकनी टीम भेजने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में इमदादी एजेंसियों ने अब तक 1,07,670 अफराद को मुख्तलिफ मकामात से निकालने में कामयाबी हासिल की है। आज हेलीकॉप्टर के जरिए 200 श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ से जोशीमठ ले जाया गया। ताहम अभी भी बद्रीनाथ में 500 अफराद फंसे हैं। अगर मौसम ने साथ दिया तो इमदादी काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। इस बीच केदारनाथ में मलबे को हटाने और इसमें दबी लाशों को निकालना रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारा ऑपरेशन केदारनाथ को क्लियर करना। जितनी भी बॉडीज मिलेगी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो दिया गया है डीएनए सैंपलिंग वगैरह के लिए, उसके लिए हैदराबाद से भी टीम बुलाई जा रही है। एनडीएमए उसको हमको असिस्ट करेगा, एनडीआरएफ असिस्ट करेगा इक्विपमेंट के साथ। केदारनाथ और रामबाड़ा में मलबे में दबी लाशों को निकालने के लिए मुख्तलिफ महकमे जात के अफसरान पर मुश्तमिल 200 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। वज़ीर आला विजय बहुगुना ने कहा है कि 1-2 दिनों में लाशों की आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। 200 आदमी की टीम बनाई जा रही है, क्योंकि अब जो शव है वो सब या तो दबे हुए हैं भवनों में, जिनके लिए मशीन्स चाहिए काटने के लिए। तो जो एनडीआरएफ से सारी मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। 200 आदमी का दल तैयार किया गया है आज, जिसमें डॉक्टर भी होंगे जो डीएनए लेंगे, और ये पुलिस के लोग कल पहले जाकर के वहाँ व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि 200 आदमी की रहने की व्यवस्था करने केदार में कोई व्यवस्था नहीं है। टेंट वेंट सब जाएंगे और परसों से ये दल जाएगा, जो कि मौसम अगर ठीक रहा, क्योंकि खाली हवाई जहाज जा सकता है, हेलीकॉप्टर जा सकता है। अगर हेलीकॉप्टर जा पाए तो जो शेष शव है जिनका दाह संस्कार होना है वो परसों से विधिवत शुरू हो जाएगा। उधर केदारनाथ में अब तक 34 लाशों की आखिरी रसूमात अदा की जा चुकी हैं। जिन लाशों का अंतिम संस्कार किया गया है उनकी तस्वीरें भी शनाख्त के लिए रखी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मनीष तिवारी से। मनीष, ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुबह में आपसे बात हुई थी, आज वहां पर किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन में और तब्दीली लाई गई है? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम था वो लगभग पूरा हो गया है। बद्रीनाथ धाम में 300-350 लोग हैं जिनको निकाला जाना बाकी है, और निकाला
छोड़ा जा रहा है, बद्रीनाथ से उन्हें जोशीमठ लाया जा रहा है और उसके बाद फिर सड़क मार्ग से उन्हें ऋषिकेश की ओर रवाना किया जा रहा है। बाकी कहीं भी अभी ऐसी सूचना नहीं है कि कुछ लोग फंसे हों या गिरे हों, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी सरकार के लिए है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, लगभग 1,500 के लगभग ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से चारों तरफ से कट गए हैं और वहां पे खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो गई है। भूखमरी की स्थिति में गांव के लोग आ गए हैं। तो अब बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए यही है कि किस तरीके से उन गाँवों में फूड पैकेट्स या खाने पीने का सामान वहां पे ड्रॉप किया जाए। इसके लिए शासन ने एक रोड मैप तैयार किया है कि वहां पे हेलीपैड बनाया जाएगा और जब तक सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक वहां हेलीकॉप्टर से अनाज पहुंचाया जाएगा और इस अनाज में कोई कीमत किसी को नहीं देनी होगी, बल्कि मुफ्त में उनको राशन मुहैया कराया जाएगा। लेकिन मौसम की खराबी के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर रहे हैं, तो अभी इंतजार ही करना होगा गांव वालों को जब उन तक खाने पीने का सब सामान पहुंचेगा। जी मनीष, ये जानना चाहेंगे कि जो दीगर स्टेट्स के लोग वहाँ पर थे, अलग अलग स्टेट्स के, क्या सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है या अभी भी वहाँ पर दूसरे मकामात पर जहाँ पर फ्लड आया था अभी भी मौजूद हैं कुछ लोग? नहीं, देखिए सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा पर गए लोगों को हुआ था। जो केदार वैली में लोग फंसे थे, सभी लोगों से वहां से निकाल लिया गया है और सभी लोग अब या तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड की सीमा में हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड की सीमा से बाहर चले गए हैं या कुछ लोग जो हैं वो हरिद्वार और ऋषिकेश में जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति अब नहीं है जो केदार वैली में फंसा हुआ हो और सभी लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। बाकी बद्रीनाथ धाम में कुछ लोग जरूर हैं, जिसमें से कई दूसरे राज्यों के भी हैं, उनको एक एक करके पैदल रास्ते से निकाला जा रहा है और कुछ लोग उत्तराखंड की सड़कों पे भी फंस जा रहे हैं क्योंकि बार बार लैंडस्लाइड हो जाने से रोड ब्लॉक्स हो जा रही है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं कि कोई ऐसी जगह पे फंसा हो जहाँ पे उसके लाइफ को कोई थ्रेट हो, कोई चैलेंज हो। जी मनीष, ये जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि ये जो सूरत हाल है, मतलब ये जो हालत है अभी कब तक इसी तरह रहेगी, क्या कहना है वहाँ पर ऑफिशियल्स का? देखिए, उत्तराखंड में जो इस बार नेचुरल कैलेमिटी आई है, जो बर्बादी हुई है, इससे संभलने में अभी कई साल लगेंगे इस स्टेट को, क्योंकि भारी पैमाने पर सड़कों का नुकसान हुआ है, गांव पूरे के पूरे बह गए हैं, हजारों लोग उत्तराखंड के स्थानीय निवासी जो लोकल पब्लिक है वो रिलीफ कैंप्स में रह रही है। तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अभी ये है कि जो जिन गांवों का संपर्क कट गया है उनको जल्दी से जल्दी एक रास्ता मुहैया कराया जाए जिससे वो मुख्य बाजारों से जुड़ सकें और जरूरत का सामान लोग उन बाजारों से खरीद सकें, उन्हें मिल सके। जी, ये जानना चाहेंगे कि आज जो मौसम है वहाँ पर, जैसे फ्लड का पानी अभी आ रहा है ये बताया जा रहा है, तो मौसम किस तरह का है, क्या कहना है वहाँ पर? देखिए, मौसम अभी बिल्कुल साफ नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, बारिश तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है कहीं भी, लेकिन ये जरूर है कि धुंध होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स की उड़ान प्रभावित है और बदली भी छाई हुई है, रुक रुक के बरसात भी कई इलाकों में हो रही है, लेकिन हेवी रेन नहीं है। कुल मिला के मौसम खराब का मतलब ये है कि धुंध होने की वजह से काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो इलाके आइसोलेटेड हो गए हैं वहां तक कोई भी सामान पहुंचाना हो या मैन पावर भेजना हो किसी काम के लिए तो उसके लिए चॉपर्स का ही इस्तेमाल जरूरी है और चूंकि धुंध होने की वजह से विजिबिलिटी नहीं है, इस वजह से चॉपर्स उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जी मनीष, ये जानना चाहेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको पूरी तरह सेंट्रलाइज कर दिया गया है और हर मकाम से जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर कांटेक्ट में है गवर्नमेंट? देखिए, जिन गांवों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है उनमें से अभी अधिकतम ऐसे गांव हैं जहां तक सरकार की कोई मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वो उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए सभी यात्री सुरक्षित हैं और अधिकतम संख्या में वो उत्तराखंड से बाहर निकल के अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं उनको अभी बहुत ज्यादा मदद की दरकार है और शासन एक इसी तरीके का रोड मैप तैयार कर रहा है कि कैसे उन तक मदद की जाए। इसके लिए कैबिनेट की बैठक भी अभी हुई है, थोड़ी देर पहले ही वो बैठक खत्म हुई है। तो कुल मिला के इसी पे फोकस है कि उन गांवों में हेलीपैड बना के और वहाँ हेलीकॉप्टर उतारे जाएं जिसमें राहत सामग्री भर के ले जाई जाए और उन गांव वालों को मुहैया कराई जाए। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे मनीष कुमार जो हमें पूरी तफसीलात दे रहे थे। उत्तराखंड की कैबिनेट की मीटिंग हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन को और बेहतर बनाने की इसमें बात की गई है।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वज़ीर देही तरक्यात जयराम रमेश ने आज उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंचकर वज़ीर आला विजय बहुगुणा से मुलाकात की। जयराम रमेश सैलाबज़दा रियासत की ताज़ा सूरत हाल और राहत और बचाव कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला और रियासती हुकाम के साथ तबादला ख्याल में तबाहशुदा देहात की बाज़ाबातकारी पर ख़ास तौर से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला विजय बहुगुणा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के ज़िला अफसरों से हालात की जानकारी हासिल करेंगे। आज मुल्क के पहले नेविगेशन सैटेलाइट को दागा जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन स्पेस सेंटर में नेविगेशन सैटेलाइट को दागे जाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सैटेलाइट को आज रात 11:41 पर छोड़ा जाएगा। मुल्क के इस पहले नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS 1A को PSLV C-22 के जरिए दागा जाएगा। इसरो के मुताबिक इस सैटेलाइट का वजन 1425 किलोग्राम है। ये 10 बरसों तक खला में कारगर रहेगा। इसके जरिए मुल्क और इलाके के इस्तेमाल कुरंदगान एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन और टाइमिंग इंफॉर्मेशन मालूम कर सकेंगे। इसरो के मुताबिक IRNSS 1A में 2 किस्म के पेलोड्स हैं जो नेविगेशन और रेंजिंग के काम अंजाम देते हैं। खला में दागे जाने के 20 मिनट बाद इन 2 पेलोड्स को इंजेक्ट किया जाएगा। इस सैटेलाइट के सोलर पैनल्स भी 2 हैं। इसमें स्पेशल थर्मल कंट्रोल स्कीम्स को डिजाइन किया गया है। इस सैटेलाइट के 64 घंटों की उल्टी गिनती शनिचर सुबह 7:11 पर शुरू हो चुकी है। इसरो के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज रात 11:41 पर इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दागा जाएगा। इसरो के मुताबिक गैर मामूली तौर पर इस सैटेलाइट को निस्फ शब में दागा जा रहा है। श्रीहरिकोटा से किसी सैटेलाइट को निस्फ शब में दागे जाने का ये पहला तजुर्बा भी होगा। इसरो के मुताबिक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के एप्लीकेशनों में टेरिटोरियल एरियल एंड मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट शामिल है। इसके अलावा इस सैटेलाइट से हाइकर्स और ट्रैवलर्स को बहुत मदद मिलेगी। इसरो के मुताबिक IRNSS के 7 सैटेलाइट होंगे। इन 7 सैटेलाइट को तैयार करने के लिए 2015 तक का निशाना रखा गया है। इसके लिए 1420 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मगरबी बंगाल में पंचायत इलेक्शन की नई तारीखों को लेकर सियासत तेज हो गई है। रमज़ान के महीने में मुतय्यन इलेक्शन पर बायां बाजू समेत खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एतराज़ जताया है। उधर जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम मजलिस मुशावरत समेत 16 मुस्लिम तंजीमों ने आज एहतजाज में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। कल भी मुसलमानों ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर मीरा पांडे को अपना मेमोरेंडम दिया। कमीशन के दफ्तर में मुस्लिम नुमाइंदों के साथ घंटों
चली मीटिंग को गैर इत्मीनान बख्श बताते हुए मुसलमानों ने कमीशन के रवैये को अफसोसनाक बताया। एहतजाज में शामिल मौलाना वाइजुल हक ने इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुसलमानों के एतराज़ात पर अपनी लाचारी दिखाए जाने को अफसोसनाक बताया। उन्होंने रमज़ान में इलेक्शन को नाकाबिल कबूल बताया और सख्त एहतजाज का इरादा जाहिर किया। आज होने वाले एहतजाज और इसमें मुसलमानों की शमूलियत के ताल्लुक से मज़ीद जानकारी के लिए टीवी नुमाइंदा शबाना से बात करते हैं। शबाना, क्या तफसीलात हैं आज के एहतजाज के सिलसिले में? पंचायत इलेक्शन को लेकर काफी दिनों से, काफी महीनों से हम कह सकते हैं कि तनाज़ा चल रहा था और हर पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो लेफ्ट हो या कांग्रेस हो या टीएमसी, सबों ने ही कहा था कि इलेक्शन जो है वो रमजान से पहले होंगे। और जो पहली तारीख आई थी वो 2, 6 और 9 जुलाई तक इलेक्शन जो है वो कंप्लीट करने की बात थी। इसके साथ साथ था कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन रमजान से पहले खत्म करना चाहती है ताकि मुसलमानों में ये मैसेज जाए कि वो इलेक्शन के ताल्लुक से या रमजान के ताल्लुक से सारी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को सामने रखते हुए इस तरह की बात कही थी। लेकिन जिस तरह से फिर एक तनाज़ा हुआ और इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल फोर्सेस को लेकर बात की और ममता बनर्जी हुकूमत ने फिर नकार दिया और स्टेट फोर्स की मदद से ही इलेक्शन कराने की बात की, जिसके बाद कमीशन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 5 फरवरी में इलेक्शन कराने के साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी भी जरूरी बताई, जिससे ममता हुकूमत ने मान लिया। और उसके बाद जिस तरह से जो तनाज़ा चला और जो तारीख गुजर गई, उसके बाद जो है वो जो नई तारीख आई वो ऑटोमेटिकली रमजान के महीने में ही होना था जो हुआ। लेकिन इन तारीखों को रमजान में पंचायत इलेक्शन को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई इलाकों में खासकर बंगाल के जो गांव है वहाँ सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों। जी शबाना, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह कल गैर इत्मीनान बख्श बातचीत रही इलेक्शन कमीशन से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से, तो आज की क्या सूरत हाल है? पूरी रियासत में क्या एहतजाज का सिलसिला है या सिर्फ कोलकाता में? नहीं, पूरे रियासत में ही, पूरे रियासत से हम कहते हैं पूरे बंगाल की जितनी अज़ला है सारे अज़ला से लोग जो है वो आज जो एहतजाज होगा उसमें शिरकत करेंगे। और क्योंकि तमाम बड़ी मुस्लिम जमातों ने इस एहतजाज की पुकार दी है, मुस्लिम लीग ने तो बंद की पुकार दी है, जो हालांकि उसका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन आज का जो एहतजाज है वो काफी अहम है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो मुस्लिम नुमाइंदों को हर जमातों में, खासकर अगर वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट, बड़ी तादाद में मुसलमानों को नुमाइंदगी मिली है। ऐसे में मुसलमानों के लिए उनका ये कहना है कि रमजान में इलेक्शन कंप्लीट करना या रमजान में इलेक्शन की तैयारी करना, जो बहुत सारे शबाना इलेक्शन के कामों में रहेंगे, उनको इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल होगा। जी शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। ये थी हमारी कोलकाता नुमाइंदा शबाना, जिन्होंने आज हो रहे एहतजाज के सिलसिले में हमसे तफसील से बात की। आगे बढ़ते हैं। ट्राई सीरीज़ में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला बहुत सनसनीखेज रहा। वेस्ट इंडीज़ ने टीम इंडिया को 1 विकेट से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी की दावत दी थी। रोहित शर्मा और रैना के अलावा टीम इंडिया के बल्लेबाज वेस्ट इंडीज़ के बॉलरों के सामने खुलकर नहीं खेल सके। रोहित ने 60 और रैना ने 44 रन बनाए। टीम इंडिया बमुश्किल तमाम 229 रन बना सकी। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत भी कमज़ोर रही। 26 रनों के मजमूई स्कोर पर उसके 3 विकेट गिर गए थे। चार्ल्स और ब्रेवो ने मिलकर टीम को संभाला। चार्ल्स 97 रन बनाकर आउट हुए। ब्रेवो ने 55 रन बनाए। मैच में सनसनी उस वक्त पैदा हुई जब 220 तक पहुंचते पहुंचते वेस्ट इंडीज़ के 9 विकेट गिर गए, लेकिन रोज और बेस्ट किसी तरह टीम का स्कोर 230 रन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।